क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सभी हमारे सम्मानित सज्जन वृंद, विभिन्न जिलों में बैठे हुए सभी कार्यक्रम में भाग लेने वाले महानुभाव और बहुत से लाभार्थी भी आज स्कीमों के हैं, वो भी साथ जुड़े हैं। तो आज जैसे स्वामित्व, इसके नाते से थोड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं कि अभी तक जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं, सभी हरियाणा के जितने भी गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है, 13,45,609 ये स्वामित्व के कार्ड बन चुके हैं। लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा उसमें समय लगता है, पहचान करके सारी चीज वेरीफाई करके वो देने पड़ते हैं। अभी तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन 3,72,161 इतना ये डिस्ट्रीब्यूशन कल तक हुआ था। आज विभिन्न जिलों में इस फंक्शन में 18,068 नए कार्ड और बांट दिए गए हैं, जिससे ये संख्या 3,90,229 हो गई है। तो सभी जिलों में ये कार्ड बांटे गए हैं। तो जैसा एक योजना बनाई गई कि कुछ जिलों में जो ऐसे लाभार्थी हैं उनसे कुछ से चर्चा की जाए। तो सबसे पहले करनाल जिले में वहाँ जो मुझे बताया गया, एक भीम सिंह सन ऑफ महिपाल, गांव डाकावाला गुजरान, इनको आज ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। भीम सिंह जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज आपको ये कार्ड मिल गया अपना प्रॉपर्टी का? हाँ जी, मिल गया जी। अपने मकान की, ये मान धन्यवाद के जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपके मकान की आज ये रजिस्ट्री हो गई है। अभी तक तो हाँ जी। ये सही नहीं था कि इसका मालिक कौन है। आज से आप इसके मालिक बन गए हैं आप। तो कैसा लग रहा है सर? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। हाँ, अच्छा लग रहा है जी। तो इस के मालिक बनने के बाद आपको क्या क्या फायदा होगा? इसका मालिकाना हक मिल गया जी एक तो मेरे को जी। हाँ, और मैं लोन ले सकता हूँ बच्चों की शादी शुद्धि में, जो कुछ का प्रोग्राम करना उसके लिए लोन ले सकता हूँ सरकारी महकमों से। बहुत अच्छी और बात जी है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। गांव के और लोगों को भी मिला है कार्ड? हाँ जी, तो वो भी सारे खुश है ना? सब खुश हैं जी। चलिए, बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जी। चलो, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। दूसरी लाभार्थी बहन है दर्शना देवी, रुखसाना गांव से, करनाल जिले से ही हैं। रुखसाना बहन। हाँ जी। दर्शना सर। देवी, हाँ। तो आपको कार्ड मिल गया आज? अपनी जमीन का कार्ड मिल गया ना? हाँ जी। ये रजिस्ट्री है एक तरह की आपके घर की। अच्छा जी। पहले तो ऐसी रजिस्ट्री नहीं थी ना कोई घर में? नहीं जी। हाँ, इसको संभाल के रखना। अच्छा जी। हाँ, पहले तो कभी झगड़ा होने की संभावना भी थी। कोई आदमी कह सकता था ये आपका मकान ही नहीं है, आपके पास कोई कागज नहीं था। अब एक कागज मिल गया, इस मकान की पक्की मलकियत हो गई है। हाँ जी। अब क्या फायदा होगा इससे आपको? लोन लान लेके कर लेंगे, मकान बना लेंगे, जो कुछ और कर लेंगे अपना। और भी काम कर लेंगे। कितना बड़ा मकान है आपका ये होगा मरले का 100 गज का जी। 100 गज का है। चलो ठीक है। हाँ। आज से आप उस 100 गज के मकान के मालिक हो गए, जो अभी तक नहीं थे। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इसी प्रकार फरीदाबाद में जो दो सज्जन लाभार्थी तो बहुत होंगे, लेकिन एक उसमें धर्म सिंह, गांव शाहपुर खुर्द, फरीदाबाद। सुन रहे मेरी आवाज फरीदाबाद वाले? जी सर। हाँ, तो धर्म सिंह जी से आप बात कराओ हमारी। सबसे पहले जी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो स्वामित्व योजना चलाई, इससे हम गांव वालों को बहुत फायदा हुआ है। अब तक हमारी इन जमीनों के कोई कागजात नहीं होते थे, अब हमको मालिक बना दिया है सरकार ने। और हम जरूरत पड़ने पर अब इस जमीन को बेच भी सकते हैं या किसी बैंक से लोन भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि गांवों के सारे जमीनी विवाद खत्म हो गए। मालिकाना हक मिलने के बाद गांव खुशहाल हो गए। सब इस बात से खुश है, स्वामित्व योजना से, मुख्यमंत्री जी की इस योजना से सभी गांव साफवासी खुश है जी। कितना बड़ा गांव है, कितने घर हैं उसमें? 250 घर है सर गांव में। हाँ, सबको मिल गए ना कार्ड?
हाँ जी, सभी को मिल गए सर। हाँ, कोई रह गया हो तो आप अपने यहाँ डिप्टी कमिश्नर महोदय से बात करके और उन कार्ड को नहीं बटे हों, अभी बन तो गए हैं सब, लेकिन बटे नहीं हो तो वो भी आकर के ले जाएं सब लोग, ठीक है ना? जी सर। हाँ, आगे है सुदेश देवी, अलीपुर गांव की। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर, मैं सुदेश गांव अलीपुर, वाइफ ऑफ श्री राजेश नागर, हमारा जिला फरीदाबाद से। सर, हमारे गांव में मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसने हमारी ये स्वमिल योजना के तहत हमारे गांव में इस योजना से झगड़े खत्म हो गए हैं और हमें हमारी जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। इससे हम अपने कुछ जमीन का हिस्सा बेच के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। या कितना बड़ा घर है आपका? मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? अभी फरीदाबाद के लोग नहीं सुन रहे शायद। चलिए ठीक है, आज हरियाणा के सभी 22 जिलों में जो ये कार्ड बांटे गए हैं 18,068, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तो प्रॉपर्टी कार्ड के लाभार्थियों से सीएम ने बातचीत की और जाना कि वो कितने खुश हैं जो उन्हें अब अपने घर का स्वामित्व अधिकार मिल चुका है। इसी के साथ गरीबों का उत्थान करना ही सरकार का उद्देश्य है, ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। आपको बता दें कि 13 लाख से ज्यादा कार्ड अब तक बांटे जा चुके हैं और कार्ड मिलने पर सभी लाभार्थियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही सीएम मनोहर लाल का भी शुक्रिया अदा किया। तो पंचकुला से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सुशासन दिवस पर कार्यक्रम। आज इस शुभ दिन पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में मंच पर विराजमान हमारी विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भर में अलग अलग जिला केंद्रों पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां सब उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सरकार के प्राय सभी हमारे अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, खास करके विभिन्न विभाग जिनकी आज चर्चा की गई है, ऐसे सभी हमारे बंधुगण। आज के दिन बहुत से ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को अवार्ड दिए गए हैं उनके अच्छे काम के लिए, और जो बेनिफिशरीज, लाभार्थी जो जगह जगह पर आज एकत्र हुए हैं, साथ ही मीडिया के हमारे बंधुगण, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वो इस बात की कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है। हम जैसा जानते हैं कि 25 दिसंबर 2 महान विभूतियों का जन्मदिन होता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे क्रांतिकारी नेता, स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी। दोनों ही विभूतियां भारत रत्न से और विभूषित हैं। ऐसे दोनों के जन्मदिन के अवसर पर मैं दोनों के प्रति अपने मन से आदर भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बंधुओं, इस दिन को सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने एक विशेष नाम भी दिया और वो दिया सुशासन दिवस। अभी सुशासन दिवस ऐसे ही नाम नहीं दे दिया, बल्कि इस पीछे की एक सोच, और उस सोच में भी
सपने उन महापुरुषों के जिन्होंने इस सोच को अपने सपनों में संजोया, और वो है राजकाज करने का तरीका व्यवस्थित हो, सुशासित हो। शासन यानी एक बेहतर शासन, सुशासन, उसमें कुछ विशेषता रखने वाला ऐसा शासन। शासन कोई भोगने की व्यवस्था नहीं, शासन सेवा का माध्यम बने, ऐसा इन महान विभूतियों की सोच थी। उस कारण से ही और इस दिन को सुशासन दिवस माना गया है। अगर मैं अटल जी की बात करूं जो प्रधानमंत्री बने थे, तो बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण, हालांकि वो उदाहरण इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी समाज के लिए, देश के लिए, आर्थिक तंत्र के लिए, ये सबसे बड़ा एक विकास का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब उनको लगा कि हमारा देश इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक सूत्र में पिरोना चाहिए, तो उन्होंने एक योजना बनाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज। उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व और पूर्व से उत्तर, ऐसे 4 सड़कें पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी बने, जिससे पूरा देश ये पिरोया जाएगा। उसका नाम उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज रखा था। देखा जाए तो इतनी बड़ी योजना किसी भी देश के, दुनिया के और जगह पर एक साथ नहीं बनी। अगर कोई एक इसके मुकाबले का उदाहरण दिया जा सकता है तो मुगल राज में एक सड़क बनी थी कलकत्ता से पेशावर, जिसको हम बहुत समय तक नेशनल हाईवे नंबर 1 इस नाम से जानते रहे। हमारे हरियाणा से भी निकलती है वो एक इतनी बड़ी सड़क, दुनिया की सबसे बड़ी सड़क ऐसी मानी जाती है जिसकी कल्पना, योजना एक साथ बनाई गई। अगर उसके मुकाबले की कोई दूसरी योजना है तो वो स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो एक बहुत व्यवस्थित उन्होंने सिस्टम को बनाने के लिए ऐसी ऐसी योजना है। एक और योजना उन्होंने कही थी कि हमारे देश में पानी कहीं तो सूखा है, कहीं तबाही करता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं अकाल पड़ता है। तो हम एक कार्यक्रम बनाए सब नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम, देश की सब नदियों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। उस पर काम होना शुरू हुआ। कुछ चीजें सिरे चढ़ गई हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में भी हैं, क्योंकि इतना छोटा कार्यक्रम नहीं है कि जिसको एक साथ हम कंसीव कर सकें। बहुत टुकड़ों टुकड़ों में वो करना पड़ेगा। लेकिन एक सोच है कि अधिकता और कमी इन दोनों को मिला करके और एक सामंजस्य बैठाया जाए, जहां हम लोग उसको एक परिपूर्णता की तरफ आगे बढ़ सकें। पानी की कमी को ठीक किया जाए, पूरा किया जाए। जब बाढ़ है, पानी ज्यादा आता, वह पानी कम करके बाढ़ से बचाया जाए। ऐसे बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं। आईटी का उपयोग अगर ठीक समझें तो इसकी कल्पना जो देश में बनी, जब ये मोबाइल की क्रांति आई, तो ये कोई 2000 का जो प्रथम शतक है उसके अंदर ये योजना बनी सारी। आज जिस क्रांति का हम अनुभव भी कर रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं। इसी नाते से सुशासन क्या होता है, इन महापुरुषों के जीवन से, उनके कार्यशैली से हम लोग सीख सकते हैं। ऐसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय, शिक्षा जगत के प्रणेता, अगर सबसे ज्यादा किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया जा सकता है। उस समय में बीएचयू की योजना बनाना, कल्पना करना, उसको परिपूर्ण करना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय देश में और कोई नहीं था उस समय बनाया गया। और गांव-गांव में, शहर-शहर में घूम करके शिक्षा को कैसे बढ़ावा देना है। बिना शिक्षा के हम अपने समाज को विकसित नहीं कर सकते। आज हम सब ध्यान कर ही रहे हैं। शिक्षा का बदलता स्वरूप, किसी समय विज्ञान आगे बढ़ती है, किसी समय डॉक्टर पेशा आगे बढ़ता है, कभी इंजीनियर पेशा आगे बढ़ता है, कभी आईटी आगे बढ़ती है, कभी अलग अलग टेक्निक के माध्यम से होने वाले काम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा एक चलता प्रवाह है। इसके लिए हमको बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। आज सारी दुनिया उसको मानती है कि शिक्षा में अगर हम अपने नागरिक को यानी एक प्रकार से तज्ञ कर लेते हैं तो फिर बहुत समस्याएं अपनी खत्म हो जाती है। तो गांधी जी तो मालवीय जी को यानी एक ही नहीं बल्कि बहुगुणी प्रतिभा मानते थे और उनको नवरत्न कहते थे कि इतनी प्रतिभाएं उनमें हैं, उनको नवरत्न कहते थे। तो इसलिए हम लोग आज इन दोनों ही महानुभावों की जन्मतिथि के अवसर पर इस सुशासन की अपनी जो योजना,
इसका विचार कर रहे हैं। दोनों के जीवन का अपना अपना एक महत्व है। हम लोग आज अगर चर्चा करें सुशासन की, सुशासन जैसा मैंने बताया कि 2014 में मोदी जी ने आज के दिन को सुशासन दिवस ऐसा कहा, और हमने भी संयोग से उस समय ही शासन संभाला था 2014 के अंदर 26 अक्टूबर को। आपको ध्यान में होगा कि पहला सुशासन दिवस उस समय हमने कुछ घोषणाएं की थी। जो सीएम विंडो की बात आ रही है, ई गवर्नेंस की बात आ रही है, ये उस समय हमने शुरू की थी। ई रजिस्ट्रेशन की बात ये उस समय हमने शुरू की थी। बहुत योजनाएं उसकी शुरू की थी। धीरे धीरे एक एक करके हम आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते आज सारे देश में अगर सुधारात्मक कामों की चर्चा कोई करता है, गवर्नेंस की बात कोई करता है, नई योजनाओं की, नई पॉलिसीज की बात करता है, तो हरियाणा उसमें कहीं नंबर 1 पर आया हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं कि नहीं, हरियाणा ने नई नई ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिन योजनाओं को दूसरे प्रदेश ये भी फॉलो कर रहे हैं, और कई योजनाएं तो केंद्र में भी, और ऐसे उनको अडॉप्ट किया है बाकी प्रदेशों में लागू करने के लिए। उदाहरण के लिए यही ये जो स्वामित्व की योजना है, ये योजना एक लाल डोरा को खत्म करने की बात आई थी सिरसी गांव करनाल जिले के अंदर, वहां हमने शुरू की थी प्रयोग के रूप में। जनरल साहब बैठे हैं हमारे, इनकी मार्गदर्शन में योजना में ये सारा काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी को बताया, उन्होंने इसको समझा, पीएमओ में इसकी प्रेजेंटेशन हुई। उनका क्यों नहीं बाकी प्रदेशों में इसको लागू करते हुए, बहुत एक ऐसी समस्या है, खास करके जमीनों के जो लिटिगेशन झगड़े, दीवार दीवार का झगड़ा, गली नाली का झगड़ा, क्योंकि पता ही नहीं, हर कोई कहता मेरे सीमा तो ये है, दूसरा कहता ये नहीं ये है, सीमा का ही पता नहीं लगता है। तो हर एक का प्लॉट सीमाबद्ध होना चाहिए, और वो भी आज ऑन पेपर नहीं बल्कि डिजिटली साउंड तरीके से हम करें, लेट लॉन्ग के माध्यम से करें, ताकि कोई उसको चेंज ना कर सके, बदल ना सके। कई बार खाली प्लॉट होता है, उसके अंदर लाइन खींचना, कहीं यहां खींच गई, वहां खींच गए। तो इसलिए उन चीजों को ठीक करने के लिए ये जो योजना हमने बनाई, इसको केंद्र ने और एक प्रकार से अडॉप्ट किया। आगे बढ़ते हुए इस विषय पर हमने और थोड़ा सा आगे बढ़े, सुशासन पर। 2019 के अंदर ये विचार बना, उस समय तो कोविड वगैरह नहीं था कहीं भी, लेकिन उससे पहले दूसरा सत्र जब हमने पंचवर्षीय योजना का शुरू किया, उस समय 25 दिसंबर 2019 को ये घोषणा की थी हमने कि ये वर्ष सुशासन संकल्प वर्ष होगा। सुशासन की जितनी लिमिट्स हैं उनको पार करते हुए और नया इनोवेटिव क्या कर सकते हैं, इसकी ओर सारी टीम को लगाया। खास करके हमारी जो आईटी की टीम है, टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना ये काम संभव था नहीं। एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हमें हरियाणा के अभी तक 7 सालों में 150 से ऊपर अवार्ड मिले हैं, स्टेट लेवल अवार्ड, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए, केंद्र के अलग अलग विभागों की ओर से दिए गए, कुछ संस्थाएं भी देती हैं, उन संस्थाओं ने दिए। सारे देश भर में वो नंबर 1 चुनते, नंबर 1 कौन है, और उस 150 में 100 से ऊपर अवार्ड केवल टेक्नोलॉजी पर है। जो टेक्नोलॉजी के हमारे कार्यक्रम है उसके ऊपर वो सारे अवार्ड मिले हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हमने सुशासन संकल्प वर्ष बनाया। 2020 नवंबर जब आया, 25 दिसंबर, उस समय हम कोविड से प्रभावित हो चुके थे। मार्च 2020 के बाद पहली लहर, पीक भी आ गया था, डाउन भी आ गया था। उस कोविड का, जैसा कहते हैं ना कि हर एक समस्या, हर एक चुनौती कोई ना कोई अवसर भी लेके आती है। तो एक चुनौती आई थी, उसमें एक अवसर क्या आया कि हम अपने ऑफिस में बैठकर, अपने घर में बैठकर आईटी के, टेक्नोलॉजी के कामों को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते। और जितनी विभिन्न विभागों की बैठकें उन दिनों में हुई हैं, भरपूर बैठकें हुई, सारे कार्यक्रम लागू किए, और 2020 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष, यानी 25 दिसंबर 20 से लेके आज तक, ये मैं कह सकता हूं, ये जो वर्ष गया है ये सुशासन के परिणाम का वर्ष है। सुशासन का परिणाम आज अब आभास करते हैं। कितनी ही योजनाओं का उल्लेख हमारी प्रेजेंटेशन में आया। हमारे स्टेज सेक्रेटरी जैनेंद्र जी ने एक एक चीज का जो उल्लेख किया है, अवार्ड जो हमने दिए हैं, कितना उल्लेख और कितने इसके लाभ होते हैं, सारा बताया गया।
और बहुत ऐसी भी बतानी शेष हैं योजनाएं, और जो उसके सिस्टम जितने मैंने बदले हैं, सब एक दिन में शायद कोई भी वक्ता सरकार से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, कितना ही अध्ययन कर ले, एक दिन में सारी योजनाएं व्यवस्थाएं बता नहीं सकते हैं। इतने सारे काम हमने किए हैं। अब लोग कहते हैं कि आप करते तो बहुत है, किया तो बहुत है, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। मेरा कम से कम मानना है प्रचार एक छोटा भाग है उसका, बहुत बड़ा भाग नहीं है, क्योंकि प्रचार करना बहुत आसान है। हम अपने डीपीआर को कहेंगे 100 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया लगा और सब प्रचार में लगा दो, सारे टीवी रेडियो सब होर्डिंग बैनर जहां जहां लगाने वहां कर दो, सब हो जाएगा। बहुत बड़ा एक बार इंपैक्ट भी हो सकता है शुरू में, लेकिन जो हमने सेवा और योजना देने की बात कही है, जब तक जनता को उसका आभास नहीं होगा तब तक उस प्रचार का भी क्या लाभ है। हम उनको आभास कराना चाहते हैं कि ये सब हमने किया, इसका लाभ उठाओ, और उसका लाभ उठाने में जहां कहीं कठिनाई आ रही है उस कठिनाइयों को हम दूर कर रहे हैं। हमने सब सेवाओं को, योजनाओं को चंडीगढ़ में आप आके प्राप्त करो ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपने जिला केंद्र पर भी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। नीचे से नीचे इकाई पर आप अपने गांव में CSC अटल सेवा केंद्र जिसको हमने कहा, वहां बैठ के उठा सकते हो। बहुत योजनाएं आप अपने घर में अपने कंप्यूटर से उठा सकते हो। बहुत योजनाओं का लाभ अपने मोबाइल में ऐप लोड करके आप उठा सकते हो। इसकी जानकारी अभी जितनी होनी चाहिए लोगों को है नहीं। हमने एक जन सहायक ऐप बनाया है, लेकिन मेरे मन में आज ही आ रहा था कि हम ई सेवा ई योजना का एक कोई प्रशिक्षण केंद्र नीचे से नीचे लेवल पर एक 2 घंटे का 4 घंटे का प्रशिक्षण ऐसा दें सबको, हर आम नागरिक को भी, कि आपको इस योजना का लाभ कैसे उठाना है। हमने योजनाएं बना ली, पोर्टल भी बना लिए, वेबसाइट भी हो गई, ऐप भी हो गया, सब हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कैसे लाभ उठाना है। तो उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा। इसकी योजना भी आगे चल करके बनाएंगे कि हर आदमी को उसको प्रशिक्षण होना चाहिए। तो अपनी सब योजनाओं का लाभ जब वहां पहुंचाएंगे तब सही मायने में वो अपनी योजनाओं का लाभ उठा पाएगा। सुशासन आज हम एक दिन के रूप में मना रहे हैं, लेकिन एक दिन का विषय नहीं है, एक पल का विषय नहीं है। सुशासन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ये समझ ले कि हमने एक दिन सुशासन दिवस मना लिया तो हो गया सुशासन, ऐसा नहीं है। कम से कम हम सरकार के लिए तो ये हर पल सोचने का विषय है, हर दिन सोचने का विषय है, लगातार वर्षों वर्ष सोचने का विषय है, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग ऑन चेंज हो रही लगातार। आज कोई चीज है, कल कोई और आ जाएगी, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, पॉलिसी बदल जाएगी। तो उस नाते से हर चीज का कैसे हम रीमॉडल करके नए जो उपयोगी शेप है उसमें उसको दे सकते हैं, इसलिए लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। और ये जो आज हमने किया भी है, कोई एक दिन में नहीं किया है। विचार तो वर्षों पुराने हैं, जैसे मैंने बताया कि महापुरुषों के विचारों को लेकर के हम चल रहे हैं, लेकिन उसको अगर टेक्नोलॉजी में ढालने का काम भी हमने शुरू किया तो 7 साल पहले किया था। 7 साल में यहां तक पहुंचे हैं। आज भी मैं कहता हूं कि सब काम पूरे नहीं हुए हैं। बहुत से काम तो जो आज भी आपको बताए गए हैं पूर्णता तक भी नहीं पहुंचे हैं, ये पाइपलाइन में है। कोई 70% पहुंचा है, कोई 80% पहुंचा है, कोई 90% पहुंचा है, वो पाइपलाइन में है। 100% होना शेष है। और कई ऐसे हैं जो अभी भी कंसेप्चुअल उसमें पोजीशन में है। अभी तो मैंने उसको सोचा है, विचार किया है, आगे आने वाले समय में क्या होगा। उदाहरण के लिए आज मैं अपने सोशल जस्टिस जो हमारे अधिकारी हैं विनीत गर्ग जी, उनसे मैंने बात की, मैं कभी क्या ऐसा कर सकते हैं कि व्यक्ति जिस दिन 60 साल का हो और उसकी परिवार की आय 2 लाख रुपए के अंदर है, उसी दिन उसको ना आना पड़े, बल्कि उसको समाचार पहुंच जाए कि आपकी मासिक पेंशन चालू हो गई है और उसको पेंशन भेज दी जाए। क्या कर सकते हैं? तो उनका जवाब था कि हाँ, अगर वेरीफाइड इनकम और वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ ये है तो हम कर सकते हैं। तो ध्यान में आया कि इनकम वेरिफिकेशन अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन अभी किया ही नहीं है। कुछ की तो है एज पर डॉक्यूमेंट उनकी वेरीफाइड है, लेकिन कुछ की डेट ऑफ बर्थ भी है नहीं। खास करके बड़ी आयु के लोग, उनको अभी 60 वर्ष के हो गए कि नहीं हो गए, उनके पास ही कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये काम हमको करना है। तो ऐसे शेष काम जो बचे हुए हैं,
इनको भी आगे चल के हमको करना है। क्या 5 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक की आयु का विद्यार्थी, वो हम अपने कोई सिस्टम में ऐसा ढूंढ सकते हैं क्या एक भी बालक ड्रॉप आउट में नहीं है? मैं बधाई देता हूं, हमारे मेवात जैसे जिले में हमारी टीम ने जीरो ड्रॉप आउट की जो योजना बनाई है और उसको सफल किया है। हम सारे हरियाणा में भी कर सकते हैं। अभी जो कहीं 83%, 87% ये आता है, 100% बालक 5 वर्ष से 15 वर्ष तक का, 18 वर्ष तक का, वो या तो स्कूल में जा रहा है या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है या उसकी स्किलिंग हो रही है। क्योंकि 18 से नीचे तो उसको व्यवसाय करना नहीं है। 18 के बाद हायर एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, व्यवसाय है, कहीं भी जाएगा। हर एक को ट्रैक रखेंगे। यानी योजनाएं अब सामने वाला क्या कर रहा है हमको यहां बैठे पता होना चाहिए। वो आके ना बताए कि मेरी ये जरूरत है, मैं खाली हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। काम लंबा है और लंबे काम के लिए कई चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों को पार करना है, हमने आगे बढ़ना है। ये सब तब होगा जब हमारी भावना, समर्पण की भावना होगी, त्याग की भावना होगी, सेवा की भावना होगी। कम से कम सेल्फ सेंट्रिक ना हो, सोशल सेंट्रिक हम बन के करेंगे कि समाज में जो तकलीफ है उसको मुझे दूर करना है। ये भावना बनेगी तो हम जाकर के करेंगे। यानी शासन सेवा का जब स्वरूप हो जाएगा तब ये सुशासन बनेगा। जब ये स्वार्थ की बजाय समर्पण की भावना बनेगी तब हमारा सुशासन होगा। जब ये घर बैठा व्यक्ति या सत्ता में बैठा व्यक्ति अपने आप को शासक वाली हैकड़ी में ना बैठा हो बल्कि सेवक बन के काम करे। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को कहा कि मैं देश का प्रथम सेवक हूं, तो शासक सेवक बन करके काम करेगा, ये भावना करेगा तो मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से हम लोग इस सुशासन के सही अर्थों को आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा सुशासन यानी ये स्मार्ट, इसके ऊपर एक स्मार्ट शब्द को अगर हम इस प्रकार से उसके हिज्जे करें, SMART, एस एकदम सिंपल हो, M मोरालिटी के ऊपर आधारित हो, नैतिकता पर आधारित हो, किसी स्वार्थ पर आधारित ना हो कि भाई हाँ ये गरीब है, उस गरीब का कोई छोटी मोटी कमी भी है, नैतिकता यह है कि उस कमी को दूर हम कराएं। वो अपने आप करने के बजाय वो जूझेगा, इधर जाएगा, वो अपनी कमी को शायद दूर नहीं कर सकता, उसको फॉर्म नहीं भरना आ रहा तो हम ही भरवा दें उसको। तो एक मॉरल एक उसके पीछे भी होना चाहिए। एक हम कहेंगे एक्सेसिबिलिटी, कि ये हमारी सेवा उसको एक्सेसिबल होनी चाहिए, उसके घर तक पहुंचना चाहिए, या इसको अकोमोडेबल भी कह सकते हैं कि अकोमोडेबिलिटी भी उसकी ये बननी चाहिए। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबल होकर के अपना काम करें, और टी से ट्रांसपेरेंसी। तो स्मार्ट तरीके से हम अपने सुशासन के काम को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा आज का ये जो विचार है ये निश्चित रूप से काम आएगा। अब हमने इसकी शुरुआत जो की है उसके अंदर सरल केंद्र खोले। सैकड़ों हमारी सेवाएं, योजनाएं बनी हुई हैं, लोगों के लिए बनी हुई है, लेकिन वो ले नहीं पाता, अलग अलग दफ्तरों में जाता और जाकर के उसको कोई एक सर्टिफिकेट ये बनवाना होता, लाइनों में लगा रहता, कई दिन तक उसको सर्टिफिकेट बनता नहीं है। लेकिन सरल केंद्र के माध्यम से हमने सारा सिस्टम ऐसा बनाया कि आप जाइए, अपना कार्ड नंबर या परिवार का आधार नंबर, परिवार का पहचान पत्र या आधार कार्ड या जो भी सिस्टम है उसका आप दीजिए, आपको उसी समय वो आपका कार्ड मिल जाएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र चाहिए वो मिल जाएगा, आपको रेजिडेंस का चाहिए वो तुरंत मिल जाएगा, आपका इनकम का चाहिए, वेरीफाइड इनकम जब हो जाएगी वो आपको मिल जाएगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिए वो आपको मिल जाएगा तुरंत। कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो स्मॉल केंद्र यानी हमारा जो सरल केंद्र है, अंत्योदय केंद्र है, उसमें हर एक योजना का एक लाभ मिले, ये हमने उस समय शुरू किया। और शुरू करने के बाद उसका लाभ जैसे आज बताया गया, बहुत लोगों ने उसका लाभ उठाया है। तो इस नाते से योजनाएं जितनी आज आई हैं, मैं उसमें कुछ का उल्लेख करूंगा, शायद सबका उल्लेख करना इसलिए भी ठीक नहीं है, बहुत चीजें पहले आ गई हैं। सारी सेवाओं का हमारा आधार वो बिंदु बन रहा परिवार पहचान पत्र। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि परिवार पहचान पत्र का एक बहुत बड़ा व्याप ये बन गया है, लेकिन इसकी जो अभी न्यूनताएं हैं, कमियां हैं या जो अधूरापन है उसको हमने दूर करना है। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाशंकर जी इसके पीछे लगे हैं, आज वो विदेश हैं और हमारी बात को वो सुन भी रहे होंगे, शायद जुड़े हुए हैं ना। इस समय
भले वहाँ रात के 12 बजे हैं, लेकिन वो रात को इस समय भी साथ जुड़े हुए हैं, वन वे ही हैं, टू वे नहीं हैं। लेकिन परिवार पहचान पत्र को जो टीम बना रही है उसमें जो कुछ कमियां हैं, आज विषय है कि उनको भी अवार्ड देना चाहिए। मैं कहा जब तक वो कमियां पूरी नहीं होंगी उनको अवार्ड अभी नहीं देंगे। भले परिवार पहचान पत्र सब योजनाओं का आधार बन रहा है, लेकिन एक बार इसको और आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग कोई अपेक्षा करते कि अवार्ड मिलेगा तब काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने काम करना इसलिए है, अवार्ड मिलता हमारा उत्साह बढ़ता है, अच्छी बात है, मिलने चाहिए। लेकिन अवार्ड मिल गया इसके बाद काम बंद हो गया, ऐसा नहीं है। और जिनको अवार्ड नहीं मिला है उनको भी परेशान निराश होने की जरूरत नहीं होती। अवार्ड तो एक ऐसा माइलस्टोन है बीच में कि हमने काम किया है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। आगे काम करने के लिए और ज्यादा लगन से और ज्यादा मेहनत से जिस कमी को, जो कमी होगी उसको और पूरा करना है। तो इस संकल्प के साथ सब लोगों को अपने काम पूरे करने चाहिए। अब अगला विषय आया कि आखिर हम काम सबके लिए कर रहे हैं तो ठीक है, फिर भी प्रायोरिटी हमारी है समाज का वो अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमजोर, मजदूर, जो छोटा व्यापारी या जिसकी इनकम नहीं है, बेरोजगार, ऐसे लोगों की हमारी प्रायोरिटी है। और मैं तो कहता हूं कि हमारे सरकारी संसाधनों पर पहला अधिकार अगर है तो ये जितना गरीब है, जितना अंतिम पायदान पर खड़ा, उसका अधिकार है। इसलिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई। और ये भी एक यूनिक कार्यक्रम है। लोग तो कहते हैं कि क्या वो आजकल चल रहा ना क्रीमी लेयर इतनी क्यों, और क्यों नहीं 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख, और 8 बना देंगे, बोलेंगे 10 लाख। इसका मतलब ये कि वो लाभ उठाने वाले ऊपर की श्रेणी के लोग उठाना चाहते हैं, गरीब क्यों नहीं उठाना चाहते। तो इसलिए हम उन गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए हर प्रकार की योजनाएं बनाएंगे। चाहे हमने मेले लगाए हैं, चाहे आगे चल करके उनको एक ही करके सेलेक्ट करके भी उनके पास जाकर उनको कोई योजना का लाभ देना पड़ेगा। तो इस बार का हमने विचार किया है टीम ने बैठ करके कि जैसे हमने 19 में सुशासन संकल्प वर्ष बनाया, 20 में हमने सुशासन परिणाम वर्ष बनाया, इस बार सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष हम इस वर्ष को इस रूप में मनाएंगे कि पूरा वर्ष इसी के आधार पर जो गरीब परिवार है, और केवल हम सब करेंगे ऐसा नहीं, पूरे समाज को, सब लोगों को, आखिर समाज में भी अग्रणी लोग बहुत हैं, संपन्न लोग बहुत हैं, अपने व्यवस्था में अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। तो इसके लिए उनके साथ भी बैठ के बात करेंगे। लेकिन हर गरीब परिवार अपने पैरों पर कम से कम इतना खड़ा हो जाए कि हर समय उसकी ये जो आदत है हाथ ही उठाई कर रखने की, मेरे हाथ पर रख दो कुछ, ये पद्धति ठीक नहीं है। अगर किसी को लगता है कि ये कमजोर आदमी, तो वो आकर के बात करेंगे कमजोर को कैसे सबल बनाया जाए। लेकिन कमजोर की आदत ये बनी रही कि हाथ अड़ा के आगे खड़ा रहेगा, तो इसका मतलब है जो सबल है ये दोष उनका है। तो हम सब लोगों को ये एक दायित्व संभालना पड़ेगा कि मेरे से जो नीचा है, मेरे से नीचा माने जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, ये ऊंचा नीचा शब्द अच्छा नहीं होता है, मेरे मुंह से निकल गया। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है उसको कैसे सबल बनाया जाए। तो इस नाते से सरकार की सारी योजनाएं इस बार ये अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में ये सब मनाई जाएंगी। इसमें जितने भी ऑनलाइन सिस्टम है वो हमने पहले किए ही हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी हमने की है, योग्यता के आधार पर नौकरियां हमने की हैं, डीबीटी की सुविधा हमने दी है, इससे भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। यानी करोड़ों रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में गए हैं। जो पहले बीच में रुक जाते थे कहीं भी और उसके कारण से बड़े बड़े कांड हो जाते थे, बड़े बड़े घोटाले हो जाते थे, उनको हमने रोका है। चाहे वो गरीब का है, विद्यार्थी का है, महिलाओं का है, या इवन इस बार जो हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट दी है, बहुत बड़ा लाभ उनको हुआ है। पहले अगर वो कहीं 50,000 रुपया अपने किसी किस्त देने के लिए भी जाकर के अपने दुकानदार आड़ती से मांगता था, तो ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी 50,000, यानी चक्कर लगा लगा के 10,000 करके 5 बार वो देता था। अब मेरे पास 2 लाख रुपया सीधा मेरे पास आ गया है, मैं जाकर के आड़ती को कहता हूं भी मेरे पास 1 लाख स्पेयर है, अगर तुझे चाहिए तो मैं दे देता हूं। कैसे इसका क्रम बदला है। तो एक व्यक्ति जो अपनी फसल को बेचता, उसका पैसा उसको मिलता नहीं है समय पर, बंधा हुआ था, जकड़ा हुआ था, लेकिन एक डीबीटी के माध्यम से उसको हमने बाहर निकाला है। अब ऑटो अपील सिस्टम अपने सारा ये दिखाई है,
अभी जो जानकारी आज मिली, सितंबर से और दिसंबर तक इन 3 महीनों में जो पहले हमारी कमीशन के पास केवल 7 अपील पेंडिंग थी, अब ये ऑटो अपील में, ये ठीक है कि इसका दबाव हमारे कर्मचारी अधिकारियों पर भी पड़ा है, लेकिन इसमें से एक आंकड़े से ध्यान में आएगा कि ऑटो अपील सिस्टम में इन 3 महीनों में 15,000 अपील ये पहुंच गई है कहां? हमारे कमीशन के पास। हालांकि कमीशन ने अपने लिए भी कोई बहुत आसान काम ये नहीं किया कि उनके केवल 7 अपील निपटानी थी, अब वो 15,000 निपटानी पड़ेंगी उनको, लेकिन वो 15,000 निपटाने का काम वहां हो जाएगा। समस्या तो उनको आएगी जिन्होंने ये काम समय पर नहीं किया। और ये 15,000 अपीलें हुई क्यों? आज कम से कम पता तो लगा, वरना तो नीचे आदमी घूमता रहता था। उसने किसी चीज के लिए अप्लाई किया, उसका काम 6-6 महीने साल होता नहीं है, वो आरटीआई की एप्लीकेशन लगाता रहता है। उस आरटीआई में कोई उसको कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिल गया, आरटीआई लेने वाले भी उसके अलग अलग मकसद होते हैं। लेकिन आज आरटीएस में ऑटोमेटिकली जाने के बाद आज हमारे सिस्टम में थोड़ा गति आई है, और मुझे लगता है कि अपील का अभी जो संख्या है ये महीने दर महीने घटनी चाहिए। वो तब घटेगी जब हम सब अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर इसको सुनिश्चित करेंगे कि आखिर ये ऑटो अपील में ये चीज गई क्यों, हमने समयबद्ध तरीके से उस काम को क्यों दिया। हरियाणा सेवा, ये हमारी पुलिस की जो हेल्पलाइन सेवा 112, जिसको आज फर्स्ट प्राइज मिला है, मैं बधाई देता हूं पुलिस के विभाग को कि लाखों की संख्या में लोगों ने अपने आप को, जो भी उनको सहायता की जरूरत होगी, कॉल किया, सहायता लेने के लिए पहुंचे, उनको सहायता मिली। और अच्छी बात यह है कि हमने 15 मिनट सोचा था कि ऑन एवरेज 15 मिनट में सेवा मिलनी चाहिए। शहरों में तो 15 मिनट हो गया है, 15 मिनट से जल्दी मिलती है, लेट नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी एवरेज 20 मिनट है। इसलिए ऑन एवरेज जो 18 मिनट कही जा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और इसको, चावला जी आप जरा थोड़ा और इसको गति को बढ़ाएं, चाहे गाड़ियां ज्यादा लगानी है तो लगाएं, वहां भी 15 मिनट की सेवा गांव में मिल सके, इसका हमें प्रबंध करना है। 2 योजनाएं नई हैं जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। एक तो ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, खास करके हियरिंग एंड स्पीच, बोलने में कठिनाई है, सुनने में कठिनाई है, वो 112 को डायल करके बात नहीं कर सकते, समस्या है। तो विचार किया कि इनके लिए क्या करें, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देने की बात आज विचार हमने की है, जिसकी मैं घोषणा कर रहा हूं कि उनको एक सूचना दी जाएगी कि 112 पर या तो एक सिंपल 1-2 शब्दों का एसएमएस कर दें, ताकि एसएमएस आते ही इधर से एक जो वीडियो कॉल है ये उनको की जाएगी, या कोई व्हाट्सएप कर दें, ताकि सूचना मिलते ही यहां से वीडियो कॉल उस व्यक्ति को, उस मोबाइल, उसके पास मोबाइल होना चाहिए, ये सुविधा लेने के लिए इतना प्रबंध उसको करना पड़ेगा। वीडियो कॉल करके फिर हम 112 में सफिशिएंट जितनी आवश्यकता है, कर्मचारी जो साइन लैंग्वेज समझते हैं, साइन लैंग्वेज समझने वाले उनको बैठाएंगे, और ताकि साइन से वो अपनी बात, क्योंकि उनकी अपनी साइंस की लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, वैसे ही एक्सपर्ट हमको यहां बैठाने पड़ेंगे, ताकि उनको शिकायत को सुन के और फटाफट अपनी बात करके 112 जो भी हमारी गाड़ी सुविधा है उसको कहें, ताकि वो पहुंच सके। हो सकता है इसमें 18 मिनट के बजाय 20 मिनट की एवरेज आए, लेकिन एक सुविधा ये बना रहे हैं ताकि ये जो हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड जितने भी लोग हैं उनको ये सुविधा ये मिल सके। इसका इसमें ये लिखा है इन्होंने कि 5 सेकंड का समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, तो 5 सेकंड की बात नहीं, कम से कम सेवा उनको मिल जाएगी। दूसरे आज एक योजना और हमने विचार की है। एक समस्या है बड़ी, आम लाइसेंस लेने के लिए होड़ लगी रहती है लोगों में, मुझको दिलाओ, मुझको दिलाओ, मुझको दिलाओ। खास करके शासन वाले लोगों के ऊपर, जो मंत्री, मुख्यमंत्री, उन पर दबाव बहुत आते हैं, पुलिस के ऊपर भी दबाव आते हैं, डीसी के ऊपर भी दबाव आते हैं। तो हम तय कर रहे हैं, 2 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, रोहतक और पंचकुला। इन 2 जिलों में आम लाइसेंस की फिजिकल एप्लीकेशन नहीं देंगे, कोई एंटरटेन नहीं करेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, और ऑनलाइन ही उसके आगे के जो काम है, उसकी प्रोसेस है, वो सारी बनाई जाएगी। उसमें एक ही प्रोसेस जो पुलिस की वेरिफिकेशन है उसको भी आरटीएस के अंतर्गत लाएंगे कि इतने दिन में वेरिफिकेशन हो ही जानी चाहिए। हाँ, पुलिस ने रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है, ये उस वेरिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आरटीएस के माध्यम से ही उनको उत्तर मिलेगा और उनको लाइसेंस बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो
रिजेक्ट होकर उनको पत्र चला जाएगा। इसको पायलट प्रोजेक्ट दो जिलों में कर रहे हैं। इसकी सफलता मिलने के बाद इसकी एक नीति भी नहीं बना रहे हैं कि कौन लोग अप्लाई करें कौन ना करें, किसको लाइसेंस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ताकि एक लंबी दौड़, और कई बार तो प्रेस्टिजियस इशू बनता है कि मेरे पास वेपन है तो एक मेरी